मेरा नाम है शादैन हयात और आप सुन रहे हैं सफ़रे हयात ऑन स्पॉटिफाइड यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक हयात जियो सावन पॉकेट एफएम ब्रिकर्स रेडियो पब्लिक एंड एप्पल पॉडकास्ट। बचपन से बड़े लाड प्यार से पाले जाते हैं हम लोग। राजा बेटा, दुलारा बेटा, राजकुमार, बाबू, सोना, ना जाने क्या कुछ। माँ बाप का साया हो, इससे ज़्यादा खुशनसीबी क्या हो सकती है। ज़िंदगी में कुछ लोग तकलीफ़ दे जाते हैं, कुछ मोहब्बत करते हैं, कुछ दिल से लगाते हैं, किसी के दिल में हम बस जाते हैं और ऐसे ही तो चलती है ज़िंदगी। आज कुछ कहानी नहीं है, एहसास है जो मेरे साथ हुई है, जो आपके साथ भी हो सकती है। मैं इन चंद अशार मुनव्वर राना साहब के गुफ्तगू का बयां करना चाहता हूँ। मुनव्वर राना साहब को पढ़ना मेरे लिए हैसियत नहीं है, बस मैं कोशिश करूँगा कि उनकी तरह पढ़ सकूँ। मंजिल करीब आते ही एक पाँव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। मंजिल करीब आते ही एक पाँव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। और वो आगे फरमाते हैं, मुमकिन है कि हमें गांव भी पहचान न सके, मुमकिन है कि हमें गांव भी पहचान न सके, बहुत कम उम्र में हम कमाने निकल आए। कितना जाने कितने लोग कम उम्र में कमाने चले जाते हैं, उनको जाना पड़ता है, उनको माइग्रेशन करना पड़ता है। मेरा एक दोस्त है, वो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते वो मतलब रोज़ी रोटी के कारण उसे बाहर जाना पड़ा। वो मुंबई चला गया वो कम उम्र में चला गया रोज़ी रोटी की तलाश में। और वो फ़ोन नहीं खरीद सक रहा है और उससे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बात नहीं हो पा रहा है। और न जाने कितने लोग कोटा जाना पड़ता है 9th में, 10th में, और 10th 12th के बाद यूनिवर्सिटीज़, कैंपस, नए जगह, नए लोग को जाना पड़ता है। तो कितने कम उम्र में लोग चले जाते हैं। बीच में मैंने एक ट्रेलर देखी गामक घर। आप यूट्यूब पे देखिए कभी गामक घर डाल के। ये भी माइग्रेशन पे बात करता है, एहसास पे बात करता है। जब आप घर से दूर होते हैं तो आप टूटकर अलग नहीं होते, बल्कि कपड़े की तरह छिर जाते हैं, फट जाते हैं, जिसका आधा हिस्सा हमेशा वहीं रह जाता है और आधा हिस्सा आप लेकर दुनिया में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। कभी ये शहर, कभी वो गांव, कभी वो जगह, कभी वो दुनिया, कभी वो देश। तो आप घूरते रहते हैं। ये अब वसीम बरेलवी साहब, देखिए वसीम बरेलवी साहब ने कुछ कहा, देखिए दो शायर कैसे अपोनेंट कर रहे हैं, कैसे थिंकिंग प्रोसेस है। वसीम बरेलवी साहब को भी पढ़ना मैं अपनी कान पकड़ रहा हूँ, उनको पढ़ने मेरी हैसियत नहीं है उनको, बस ये उनके अशार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ है अगर दे नहीं पाता किसी को, कुछ है अगर दे नहीं पाता किसी को, वरना यूं ही कोई सफ़र में रहता नहीं। आज यही बात है जो आपसे करनी है, कहानी नहीं है, एहसास है। मेरे मोहल्ले में कुछ महीने पहले शादी हुई। मैंने लड़कियों को विदा होते देखा है। मैं मम्मी को देखता हूँ, वो भी माइग्रेशंस करते आते हैं। मेरी बहुत सारी लड़कियाँ दोस्त वो कहती हैं कि मम्मी किस तरह से माइग्रेशन होती हैं, ब्लंट हो जाती हैं। न जाने कब आपका घर मायका हो जाता है, कुछ सालों बाद भाई का हो जाता है, कुछ सालों बाद आप पराए हो जाते हैं, आपको कोई समझता नहीं। तो ये कैसे माइग्रेट हो रहे हैं? पहले घर आपका था, फिर मायका होता है, फिर सालों बाद भाई का होता है, फिर पराया हो जाता है। यही इमोशनल टोन, यही एहसास के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है सादैन और आप सुन रहे हैं सफ़रे हयात ऑन स्पॉटिफाइड।
हमारी अपब्रिंगिंग जो हो रही है, जेंडरिंग जो हो रही है, लड़का और लड़की में फ़र्क में एक बड़ा डिफरेंस होता है, एक बड़ा माहौल का डिफरेंस होता है, तरबियत का डिफरेंस होता है। बचपन से हमें बड़े लाड प्यार, राजा बेटा ऐसे माहौल, मुंह में नेवाला दे के माँ खिलाती है, बड़ा सुकून सा लगता था। और एक बैग ही कहा जाता है कि आपको जाना है कोटा, आपको पढ़ना है, आपको अपना भविष्य बनाना है। कहीं ना कहीं जहन्नम में ढकेल दिया जाता है, दुनिया के जहन्नम में, जहाँ लोग नफरत सी लगने लगते हैं, अपने अपने इमोशंस को बयां नहीं कर पाते हैं, किसी खिड़कियों के सामने बैठकर रो देते हैं, किसी को दिखाते नहीं हैं अपना आंसू। हम फिज़िकली तो स्ट्रांग होते हैं पर इमोशनली तो स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा था कि वो पूरी तरह से सेटल हो जाती है, उनके साथ वो सब कॉन्शियस में बचपन से डला जाता है कि तुम्हें ससुराल जाना है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एहसास होता है कि वो कहीं ना एक ऐसा जगह जाएंगे जहाँ पे अपना कोई नहीं होगा, कोई अपना नहीं होगा, कोई सामने वाला नहीं होगा। पर हम लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम लोग एक शिकार हो जाते हैं जेंडरिंग के पर्सपेक्टिव में। बड़े लाड प्यार से पालने के बावजूद हम ऐसे दुनिया में चले जाते हैं जहाँ हमें ऐसा, हर लोगों को ऐसा लगता है कि उसके करीब नहीं जाएंगे, उससे करीब जाते हैं तो वो हमें दूर कर देते हैं। तो ये आने वाले पेरेंट्स, जैसे हम पेरेंट्स बनने वाले हैं या आने वाले यूथ पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो जेंडरिंग में कहीं ना कहीं बदलाव कीजिए, उनको भी तैयार कीजिए। फिज़िकली तैयार मत कीजिए, इमोशनली तैयार कीजिए। आज बात इसी की होगी। मुझे अपने ज़िंदगी में अब्बा की बात वो हमेशा याद रहती है। तो अब्बा हमेशा कहा करते थे, एक इमोशनल स्टोरी कहा करते थे, या कहा करते थे कि गांव से शहर आए तो गांव के दोस्त छोड़ दिए, मोहल्ले से स्कूल गए तो मोहल्ले के दोस्त छोड़ दिए, स्कूल से जब कॉलेज गए तो कॉलेज के दोस्त छोड़ दिए, और कॉलेज से जब नौकरी गए तो कॉलेज के दोस्त छोड़ दिए। पर उन सब में सबसे अहमियत क्या है? वो है रिश्ता, जो माँ बाप ने मुझे हमेशा सिखाया कि जहाँ भी रहो बेटा, रिश्ता कायम करो। रिश्ता ही से बुनियादी होता है। आज कुछ रिश्ते की एहसास होगी। रिश्ता जो हो रहा है, मैंने अपने फ़ोन उठा के मैं नर्सरी के दोस्त को कॉल किया, आज भी मैं कॉलेज के दोस्त, आज कोरोना काल की वजह से दूर भी है, लेकिन वो हमेशा कॉल करते रहते हैं, आज गाली भी देते हैं, घंटों बात होती है, क्योंकि एक रिश्ता सा बुनियादी हो गया है, एक रिश्ता लग गया है, वो पराए शहर में एक रिश्ता सा हो गया है। तो आज बात इसी पे होगी, आज चर्चा रिश्ता बयान करने पे होगी। जो मेरे दोस्त हैं आज, जिनको मैंने दावत दिया है, वो मेरे दिल के करीब है, जिनके साथ मैंने रिश्ता एक अलग सा है। शहर का भी रिश्ता है, ट्रेन का भी रिश्ता है, सफ़र का भी रिश्ता है, आने जाने का भी रिश्ता है। एक रिश्ता बना हमसे, दिल का रिश्ता जो ताउम्र साथ रहे। उनके लिए कभी मैंने चंद अशार लिखी थी, कोशिश की थी उनको रख के मैंने लिखा कि मिले तुझसे इस तरह, मिले तुझसे इस तरह, शहर में अनजान हम भी थे तुम भी थे। मिले तुझसे इस तरह, शहर में अनजान हम भी थे तुम भी थे। जब बात हुई अपने शहर की, जब बात हुई अपने शहर की, तो शुरू हुई दोस्ती हमारी। तो बात हुई अपने शहर की, शुरू हुई दोस्ती हमारी। न नाम पूछा न ज़ात पूछी न धर्म पूछा, न नाम पूछा न ज़ात पूछी न धर्म पूछा, सिर्फ शहर के नाम से हुई दोस्ती हमारी। इस शहर में पराए हम भी थे तुम भी थे, इस शहर में पराए हम भी थे तुम भी थे। थी तलाश कोई हमराह की, थी तलाश कोई हमराह की, कुछ इस तरह से हुई मुलाकात तुम्हारी हमारी। ये हमारे अजीज़ दोस्त हैं जो जिनसे मेरा इमोशनल टोन है, और इनसे घंटों बात हो जाती है। एक रिश्ता कायम हुआ है, घर का रिश्ता, जो जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, घर तक की रिश्ता कायम हुआ है। और ये जो शहर थी, इनका 2 शहर का रहने का एक्सपीरियंस है। वो पूर्णिया में भी रहे, गया में भी रहे। शहर से बदलाव रहा है, लगाव रहा है, और शहर से नाम से जो ताल्लुक़ रहता है ना, वो इमोशनली टर्न हो जाता है। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाइए, पर अपने शहर के नाम के लोग के सुनेंगे, ना नाम पूछिएगा, ना धर्म पूछिएगा, ना ज़ात पूछिएगा, बस शहर के नाम से दोस्ती हो जाता है। वो लगाव, वो लेहन जो रिश्ता बनाने में मजबूती करता है। कहीं भी आप दिल्ली चले जाइए, आप देखिएगा बिहार के लोग मिल जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पराए बिछड़े दोस्त मिल गए हैं। तो यही से
कायम हुआ है, उनके साथ जो रिश्ता कायम हुआ है वो आज भी कायम है, आज भी चल रहा है, आज भी गलत सही होता है तो आज भी चर्चा करते हैं, कुछ दिल टूटते हैं तो बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे जो बुनियादी रिश्ता जो आया है, आज मैं इसी बात पे, यही एहसास, यही इमोशन, यही जेंडरिंग की बात को लेकर के मैं उनको बनाना चाहता हूँ। उनका नाम है कुमार शुभम और प्यार से लोग उसे बन्नू कहते हैं। और उन्हें कपड़े खरीदने का बहुत शौक़ है, मिंत्रा से शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है और एक खुशमिजाज किस्म के आदमी हैं, कभी जो अपने दिल के सुनते हैं और हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा ज़िंदगी में आगे की कामना करते हैं। और कुछ एहसास है जो उसके साथ कहीं ना कहीं मैं रिश्ता कायम कर सका हूँ, जो अपने स्कूल के दोस्त के इमरान के साथ कायम कर सका, जो आज भी मेरे शहर से दूर है लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी से फुर्सत निकाल के मुझे कॉल करता है और घंटों बात होती है। तो जो उनके साथ रिश्ता हुआ, जो शहर में मुझे याद है आज भी, मैं सुबह की 4 बजे की ट्रेन, वो लग रहा था अंधेरा खौफनाक, वही ट्रेन में वो भी शख्स बैठा था, उनका स्टेशन एक स्टेशन पहले है, वो शख्स बैठा और मुझे याद नहीं कि उनसे भी ताल्लुक़ ऐसा हो जाएगा जहाँ एक रिश्ता कायम हो जाए, एक बुनियादी रिश्ता कायम हो जाए। तो वो शहर से आया, सेम शहर सेम ट्रेन, और जाके मिला तो बोला कहाँ से हो, भागलपुर से। तो एक रिश्ता जो आया ना, वो बुनियादी रिश्ता वो आज भी कायम रहा। और साथ में हम लोग रूम लिए और बहुत ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल वो रूम नंबर 46 में हमने बिताया। और वो नाचना, वो गाना, वो दिवाली में दिया जलाना, वो ईद में मिठाई बांटना, वो 4 दीवारों में, तो हम लोगों ने एक रिश्ता बनाया। आज भी याद है दिवालियों के दिनों में मैं रूम को सजा दिया करता था अपने मामा के दुकान से ला करके, जो दिवाली में सजाने के लिए मामा के दुकान से ला झरझरिया या अपने मामा के दुकान से LED बल्ब लाया, भगभुकिया बल्ब ला के सजाया, दिवाली की खूबसूरती बनाई। और ईद में उन्होंने गले भी लगा, रमज़ान के रोज़े मैंने रखी तो उन्होंने मेरा एहसास दिलाया, मेरा ख्याल रखा, एक रिश्ता कायम हो गया है। खूबसूरती जो रमज़ान में मेरा तह धूप में मेरा ख्याल रखना, मेरे बहुत सारे दोस्त सौरभ हैं जो मेरा ध्यान रखा, मेरे करीब रखा और एहसास नहीं दिया, कभी भी परिवार का एहसास नहीं दिया। और हमेशा वो रिश्ता जो कायम हुआ ना, वो रिश्ता ताउम्र साथ रहा। इन्हीं एहसास को मैं बयां करने के लिए मैं शुभम को बनाना चाह रहा हूँ। और शुभम मेरे साथ हैं और उनसे जो लगाव है, उनसे जो रिश्ता है, जो उम्मीद निकल के आई, जो आज मैं उम्मीद देना चाहता हूँ लोग को कि आप जहाँ भी जाएं, शहर के किसी कोने में जाएं, किसी देश में जाएं, रिश्ता कायम रखें, रिश्ता बनाएं। ना कि गांव के दोस्त शहर में आने, गांव से शहर में आए तो उसे दोस्त छोड़ दें। रिश्ता बनाए, ज़िंदगी में कभी फुर्सत निकालें उनसे, अपने नर्सरी के दोस्त से बात करें, अपने स्कूल के दोस्त से बात करें, अपने कॉलेज के दोस्त से बात करें। कहीं ना कहीं रिश्ता बनाना ही ज़रूरी है। यही तो उम्मीद है, यही उम्मीद का आज बात होगी, आज गुफ्तगू होगी, बयां होगी, यही एहसास दिलाने मैं आया हूँ। मेरा नाम है सादैन और आप सुन रहे हैं सफ़रे हयात ऑन स्पॉटिफाई। और आप इसे जियो सावन पे भी सुन सकते हैं और FM रेडियो पे भी सुन सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुभम कैसे हो दोस्त? रूम नंबर 46 कुछ याद आया तुमको? हाँ भाई, याद क्यों नहीं आएगा। वहाँ पे 1 साल गुजारा और मेरे हिसाब से 1 साल कम तो नहीं ही होता। पहली मुलाकात मेरे से याद आया ब्रो। वो मुलाकात कैसे भूल सकता हूँ। मतलब एक अनजान शहर में जहाँ पहली बार घर से बाहर निकला था, कहीं मम्मी पापा भी साथ में नहीं थे, एक अजीब सा डर जैसा लगा बना हुआ था। और एक मतलब कितना भी था तो बच्चा ही पहली बार घर से बाहर जा रहा था, तो अंदर से कहीं न कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। तो लेकिन फिर भी हिम्मत करके गया जब, तो ये फिर मतलब वहां से हॉस्टल पहुंचने की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग से रही। मतलब लगा था कि थोड़ा बगल में होगा, फिर बहुत दूर बैग पे, पीठ पे भारी भरकम बैग लिए, जिसमें अब मतलब होता ही है कि बेटा जब घर से बाहर जा रहा होता है तो माँ की आदत होती है, फिर फितरत होती है, बहुत सारा चीज बना के दे देने का। तो मैंने अपनी माँ को बताया था कि वहाँ पे रहने के लिए गद्दे हैं, मतलब बेड वेड सारा व्यवस्था। तब भी उसने बहुत सारी चीजें, उसके अलावा प्लेट बहुत सारी चीज खाने पीने जबरदस्ती मुझे डाल दी थी। उसे लग रहा था कि शायद नहीं हो तो कहीं किसी तरह की परेशानी ना हो जाए। तो भारी भरकम बैग उठा के मैं जब बढ़ रहा था तो मतलब लगा कि वो जो एक दूरी थी
1 किलोमीटर की मेरे हिसाब से रही होगी, 1 से 1.5 किलोमीटर की, बहुत लंबी रही थी। और मतलब घर से सवेरे सवेरे ही निकला हुआ मैं, मतलब घर से दूर होने का भी एहसास मतलब लग रहा था कि पहली बार घर से इतना दूर आ रहा हूँ, जहाँ से जाना आना पता नहीं हो पाएगा कि मुमकिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो खैर फिर भी इस ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ा। और फिर जब हॉस्टल पहुंचा तो मतलब अब फिर वहां देखा कि काफी भारी भरकम भीड़ जमा हुई थी, वार्डन ऑफिस के बाहर सबका रूम अलॉट हो रहा था। तो अब मन में असमंजस था कि पता नहीं मेरे जो क्लासमेट है वो कैसे है, कौन कौन से, मैं तो किसी को जान भी नहीं रहा था। अब वहां तो मैं पहुंच चुका हूँ, तो मतलब अजीब सा लग रहा था। तो मतलब मुझे लगा कि हो सकता है पॉसिबिलिटी यही है कि मुझे रूम किसी एक अनजान शख्स के साथ, जो कि मतलब जो कि या तो सीनियर होगा या फिर मतलब किसी और डिपार्टमेंट का हो या फिर कोई ऐसा भी हो, उसके साथ मुझे लेना पड़ा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो मुझे तुमसे मुलाकात हुई, तो मैंने तुम्हें भैया, मुझे अच्छे से याद है वो दिन, मैंने तुम्हें भैया के पुकारा। तो मैंने पूछा तुमसे कि भैया आपका कौन सा कोर्स है? तो आपने बोला नहीं इस भाई आपको मतलब कहाँ से मतलब, तुमने पूछा? हाँ पहले पूछा कहाँ से हो, कहाँ से है भैया आप? तो तुमने बोला कि भागलपुर। बोले ओ भागलपुर भाई 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 मतलब दोस्ती हो गई। उसके बाद नाम भी ना पूछा, जात ना पूछा, बस दोस्ती हो गया, रूप साथ में ले रहा है। अब साथ में लेना है बस, अब जो भी हो, क्लास का हो नहीं भी हो, रूम साथ में। लेकिन फिर देखिए मतलब किस्मत जिसे कहते हैं, किस्मत का खेल देखिए। फिर मैंने तुमसे पूछा कि कोर्स, बीए बीएड, मेरा भी बीए बीएड, तुम्हारा भी बीए बीएड। फिर मैंने पूछा तुमसे कि सब्जेक्ट कौन सा लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिए है या इकोनॉमिक्स लिए? तो तुमने भी देखो यहाँ पे कोइंसिडेंस देखो, तुमने भी इकोनॉमिक्स ही लिया था। अरे मैंने भी इकोनॉमिक्स लिया। लोगों से जब लगाव होने लगता है ना शुभम, तो फिर दिल मिलने लगता है, तो कुदरत भी साथ मिला देती है कहीं ना कहीं। कह सकते हैं। ये सब रिश्ता जो होता है। और आपका भी 2 शहर का रहने का ताल्लुक रहा है, पूर्णिया भी रहे कुछ समय तक और गया भी शहर में रहे, तो एक एहसास तो होता है ना, आपके अंदर भी रहता है, मेरे अंदर भी एहसास था कि सुबह की 4 बजे की ट्रेन छोड़ के वो अंधेरी खौफनाक को देखते हुए जा रहे थे हम लोग। कहीं ना कहीं सुबह का मॉइस्चर होना या सुबह किस तरह का होगा कुछ पता नहीं था। अनजान शहर में हम भी थे, तुम भी थे, लेकिन एक जो मुलाकात हुई तो उसके बाद जो फैमिली सा बन गया ना, तो वो रिश्ता जो कायम हुआ ना भाई, वो आज तक चल रहा है। इतना दिन भी हो गया, इतना समय भी हो गया, तो आज तक चल रहा है। तो एक उम्मीद निकल के आई। तो इस पे आपको क्या कहना चाहेंगे भाई? आपकी एहसास के बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई, कि किस तरह से एहसास होना चाहिए, या जो यूथ अभी नया जो आएंगे वो कैसे इसके फेस करें, या किस तरह से फेस करें भाई? देखिए जो यूथ है, या फिर अभी भी देखते हैं नए बच्चे, मतलब अब यूनिवर्सिटी है तो बच्चों का आना जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन जो एहसास जो है मतलब जो दोस्ती का एहसास है, या फिर जो सामने वाले के मतलब जो सामने वाला आपका जो दोस्त है उसका जो एहसास है, मतलब अकेलापन अपने आप को दूर करना है। जो हम लोग, हाँ जैसे कि मेरी आपसे जब दोस्ती हुई, जो मुझे याद है सदैन वो दिन, तो मैं काफी परेशान था। मतलब एहसास जो एक चीज है जो अंदर से आती है, वो अब ऐसा नहीं है कि रातों रात एहसास आ गया, मतलब वो आप अपने पनपता है, वो अपने आप नीचे से, मतलब आपके दिल से, रूह से निकलती है वो। जी जी। तो जो आगे चल के जो जुड़ाव है या फिर जो बॉन्डिंग है 2 लोगों के बीच, वो उसमें डेवलप हो जाता है ये एहसास आगे चलकर। जी जी। लेकिन आजकल के लोग, आजकल के लोगों में जो देखा, हाँ जी बोलिए। आजकल के लोगों में इस चीज को देखा जा सकता है कि हालांकि आजकल मतलब लोग जो है कम बातें करने लगे हैं, या फिर बहुत ज्यादा मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, तो मतलब कहीं न कहीं जो इसकी जो नकारात्मकता है ये लोगों की जिंदगी में, जो उनकी जिंदगी है उसमें भी देखने के लिए मिलता है। तो लोग सोशल तो हो गए हैं, लेकिन जो उनके जो सोसाइटी में चल रहा है उनसे सोशल नहीं है, उनके अपने जो लोगों के बीच है उनके बीच में सोशल नहीं है। तो ये एहसास मैं चाहूंगा कि वो अपनी जो कम्युनिटी है या फिर जो जहाँ पे भी रहते हैं, जरूरी नहीं कि वो स्कूल में ही रहे या फिर और भी मतलब कहीं पे भी रहे,
मतलब गांव समाज टोला मतलब जहाँ पे भी रहे मतलब वो अपने आप को मतलब लोगों को समझे, ना कि सीधा हमेशा डिजिटल स्क्रीन पे ही हमेशा रहने से अच्छे से कोई फायदा नहीं है। जी जी भी भाई, ये आपका बिल्कुल कहना सही है भाई। मतलब लोग बचपन से ही कोटा चले जाते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए और अपना प्रेजेंट खो देते हैं भाई कि घर में नहीं आ पाते, शादी ब्याह। और मैं गामक देख रहा था, एक गामक का गामक घर, वहाँ पे एहसास दिखाता है दिवाली नहीं मना पाते हैं सही से, ईद नहीं मना पाते हैं। तो एक तरह से एहसास होता है घर का कि किस तरह से मोहब्बत से ईद मनाया। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं भाई? जी मुझे याद है कि घर से दूर था, दुर्गा पूजा का वक्त चल रहा था, ये लगभग बातें ये होगी 2018 की बातें, नया नया यूनिवर्सिटी में गया ही था। तो मतलब और यहाँ मतलब बचपन से ऐसा शायद ही कोई ऐसा त्योहार हो जो घर से इतनी दूर रहा हूँ मैं। हालांकि पहले पूर्णिया में भी था तो लेकिन घर आ जाया करता था, लेकिन पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में अपना जो मतलब 19 साल का हूँगा मैं उस समय, अपने 19 साल की जिंदगी में मैंने कभी भी अपने घर से इतना दूर नहीं था। तो ये तो मतलब ये तो हमारा तुम्हारा रिश्ता है या फिर जो वहाँ परिवार जैसा जो माहौल था ये उसी का है कि मतलब कि कमी महसूस नहीं होनी थी। हमने साथ में दिवाली मनाया, हमने साथ में रमजान भी मनाया, ईद भी मनाई। आप साथ बैठ के इफ्तारी भी खाए मेरे साथ। आपको इफ्तारी में भी मैं तुम्हारे साथ गया था, मुझे अच्छे से भली भांति। और कहीं न कहीं जो ये जो मेमोरीज है यही प्रेसिपिटेट होके एकदम जीवन के लास्ट तक, अगर मैं मरने वाला भी रहूंगा तो एक लास्ट मोमेंट पे जो फ्लैशबैक हो कहते हैं ना, जो पूरा रिकॉल करना, पूरा मतलब जो समराइज करके जो फ्लैशबैक होगा, मतलब उसमें ये सब चीजें भी रहेंगी कि कैसा जो कुमार शुभम था या फिर मतलब कैसा उसका स्टूडेंट लाइफ में, अगर मी एज ए स्टूडेंट मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरा कैसा रहा कि मैंने कैसे अपने मतलब एक स्टूडेंट लाइफ को या फिर जो स्टूडेंट का जो पीरियड है उसे कैसे मैंने पार किया, तो उसमें ये सारी बातें सबसे ऊपर रहेंगी। जी भाई, वो चार दीवारें भाई, उसमें सब लगता था सब घर की तरह बस गया है, वही सा रहे हैं, सो रहे हैं, डांस भी करके जा रहे थे, कितना खुशी का माहौल था भाई। और वो उसे याद करके आज आंसू आ जाता है आँख से, पता नहीं क्यों, क्योंकि रिश्ता कायम किया हम लोगों ने। हाँ रिश्ता मैंने पहले बोला, ये रिश्ते एहसास से ही तो बनते हैं। और फिर कहीं न कहीं देखोगे कि मतलब अब हमारे पास 1.5 साल या फिर 1.5 साल से भी कम वक्त रह गया है। जी भाई। तो मतलब तो मुझे कहीं मुझे सही में तहे दिल से मतलब बहुत बुरा लगता है कि मतलब इसके बाद क्या। जी 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 भाई, ऐसा हमको भी एहसास होता कि अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, मतलब जो भी अब आगे फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं, लेकिन जहाँ पे भी आगे जाता हूँ या फिर कहीं भी जाता हूँ तो पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे या फिर क्या मैं वैसी गाढ़ी दोस्ती में दोबारा मतलब कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता नहीं। जी भाई, कहीं ना कहीं भाई जेंडरिंग का भी फैक्टर हो जाता है। जैसे हम लोगों के साथ ऐसा भी होता है ना तनाजुल की, बचपन में मम्मा पापा बड़ा ध्यान से रखते हैं, मुंह में निवाला देके खिला रहे हैं, देखभाल। अभी बताया आपने, जिक्र किया कि मम्मी आपका पूरा ध्यान रख रही है, पर आप जहाँ आते हैं इतने शहर से दूर, जेंडरिंग में यहीं पे हम लोग के साथ भी इशू होता है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जाता है। लड़कियों के साथ मामला ये है कि उनको तो बता दिया जाता है सबकॉन्शियस में कि आपको ससुराल जाना है, नया एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो आईने बोलते हैं कि पूरी तरह सेटल हो जाती है लड़कियां, सेटल हो जाती है कुछ हद तक, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इस पे आपको क्या कहना है भाई? मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि मैं अपना बता रहा हूँ, दूसरों का मैं क्या ही बता सकता हूँ कि मेरा जो बचपन से पालन पोषण हुआ या फिर जो कह सकते हैं जो अपब्रिंगिंग हुई है, तो मतलब वो एक गांव के माहौल में ही हुई है। मतलब अब देखिए गांव का माहौल में होता क्या है कि सबका फोकस रहता है कि बच्चा मैट्रिक पास कर गया या फिर इंटर पास कर गया, तो हमेशा मतलब एक प्रेशर रहता है कि जॉब मतलब एक वेल सेटल जॉब में भी क्या सरकारी जॉब, तो मतलब एक हमेशा से क्योंकि औरत जो होती है, हाँ हालांकि उनकी पीड़ा पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है या फिर ज्यादा परेशान है, ज्यादा कठिनाइयां है, लेकिन प्रॉब्लम परेशान मुझे ऐसा लगता है कि औरतों के प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है, तो हम क्योंकि वो प्रॉब्लम दिखता है, क्योंकि हम पुरुषों का प्रॉब्लम जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू। तो मतलब हमेशा से भी मतलब एक बच्चे को मतलब एक इस तरह से रेज किया जाता है या फिर एक लड़के को इस तरह से रेज किया जाता है कि उसे जॉब चाहिए, मतलब ताकि तभी उसकी फैमिली स्टेबल मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से सेटल हो पाएगी,
मतलब ये हमेशा से बचपन में ही डाल दिया जाता है। तो कहीं न कहीं इसी के ये भी एक वजह रही कि मैंने काफी सारे कोर्स को बदला, तब जाके मैंने अपने आप को ज्यादा सेटिस्फाइड पाया ये यूएसबी में बीए बीएड करते हुए। तो और गलती सिर्फ घर की, मतलब गलती औरतों की नहीं है, जो बात सच है, गलती जो है वो एज ए सोसाइटी एज ए होल की है, क्योंकि उन्होंने ही एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जिसमें हमें ऐसा दिखाया गया, या फिर ऐसा वो लोग मानते हैं कि एक अच्छा लड़का वही है, या फिर सक्सेस वही है जो लड़का जॉब ले लेता है, या फिर जो लड़का मतलब अच्छा कर, मतलब उनके गांव वालों के मुकाबले में आप पैसा कमा रहे हैं ये मायने रखता है, आपके पास सरकारी नौकरी है ये गांव वाले देखते हैं, और फिर और भी सारी कई परेशानियां, पर मैं उसे नहीं चाहता हूं कि अब इस कम समय में उनका भी व्याख्यान करूं, तो इसे यहीं रहने। जी भाई, तो कहीं ना कहीं हम लोग शिकार हो जाते हैं। तो आने वाले पेरेंट्स लोग, जैसे हम लोग आने वाले फ्यूचर में पेरेंट्स बनेंगे, तो इससे आप हट के क्या देखना चाहेंगे या क्या मैसेज देना पाएंगे? जेंडरिंग किस तरह से हो कि लड़कों को फिजिकली स्ट्रांग भी रखें और इमोशनली भी स्ट्रांग तैयार करें, उसे तैयार करें कि वो गया भी जाके सेटल हो जाए, कोटा भी जाके सेटल हो जाए। कहीं ना कहीं वो सुसाइड कर लेते हैं या ये कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं रीजंस होते हैं कि अकेलापन का रीजन होता है। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं मतलब आने वाले जनरेशंस को? मैं आने वाले से जनरेशन से ये अपेक्षा करता हूँ कि, या फिर मैं एज ए पेरेंट अपने आप को जहाँ भी देखता हूँ कि लड़का या लड़के ये फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कि मुझे कि मेरा जो चाइल्ड है वो लड़का है या लड़की है। हाँ, ये है कि मैं जो भी हो मैं उसको इस तरह से डेवलप करूं ताकि वो सोशल प्रेशर में नहीं आ सके, पीयर प्रेशर में आके मतलब कोई काम गलत नहीं कर सके, सोशल प्रेशर में आके कोई काम, हाँ वो अगर अपने दिल की सुने, अपने दिल की करे, और मतलब सही करे, सही गलत में, मतलब मैं यही शिक्षा दूंगा अपने बच्चों को कि वो सही गलत में डिफरेंशिएट कर सके। अगर कोई चीज सही भी है तो वो कितनी सही है, या फिर कोई चीज गलत है तो वो कितनी गलत है। तो मतलब ये एक मूल्यांकन या फिर इवैल्यूएशन करके जो एक आउटपुट रिजल्ट जो निकलेगा उस पे डिसाइड करके वो अपने फैसले को ले, और अपने जो डेली लाइफ का जो भी है उसे अच्छे से हैंडल करे, डील करे। मैं तो यही चाहूंगा को करे। जी भाई, एक उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले भविष्य में कि एक अच्छी समाज की कामना कर सकते हैं हम लोग जैसे यूथ में। और इसमें तालीम का कितना, एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है कि अच्छी एजुकेशन का, आप एजुकेशन से रखते हैं, आप बीए बीएड कर रहे हैं, तो कितना रोल प्ले करता है भाई? इस पे आपको क्या कहना है भाई? जन्म तो जानवर भी देते हैं जी भाई, और जन्म इंसान भी देता है, तो कुछ तो चीज रही होगी ना कि जो इंसान को इंसान बना देता और जानवर को जानवर। तो वो जो चीज है जो इंसान को इंसान बनाता है, तो वो चीज है एजुकेशन। जी भाई, तो मतलब जो आदमी का बच्चा भी तो किसी पशु के बच्चे, किसी आम जानवर के बच्चे की तरह ही है। अगर उसे बोलना ना सिखाया जाए, रहने के तौर तरीके नहीं सिखाया जाए, उठना बैठना खाना पीना और जो भी है नहीं सिखाया जाए, तो वो भी तो एक जानवर ही कहने के योग्य ना होगा। जी भाई, तो वो चीज एजुकेशन जो तालीम जो है वो एक ऐसी पद्धति है या फिर एक ऐसी चीज है कि जो आदमी को आदमी बनाती है। तो आप देखेंगे कि लोग अक्सर गांव का माहौल है, तो मतलब बच्चे जो होते हैं, मतलब ये मैंने खुद के गांव का बताया, मेरे गांव में ज्यादातर लोग, हम लोग सिर्फ मतलब ज्यादातर लोग आदिवासियों का घर है। तो मैंने वहां पे ये देखा कि मतलब जो उनके बच्चे हैं वो शुरू से ही शराब बना रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उनके माता पिता भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मतलब उन्हें जो एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो उनके कारण जो है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में वो अपने आप को बार बार अपने आप को ट्रैप कर ले रहे हैं। उनके परदादा ने भी यही किया, वो भी आज है, उनके पिता ने भी किया। मतलब एक जनरेशन पूरा देखेंगे तो वो ट्रैप में है, वो सर्किल में चल ही रहा है। तो ये किसकी देन है? ये मतलब अनएजुकेशन, मतलब एजुकेशन नहीं है, तभी वो आज इस तरह से वो ट्रैप में फंसे हैं। हाँ, अगर किसी को तालीम मिल जाती है तो वो दिमाग वाला हो जाता, तो वो अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, वो अपने परिवार को अच्छे से अपब्रिंग कर सकता। तो
आपने तो ये भी सुना होगा, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। जी जी भाई, जी भाई। पेन यहाँ क्या सिंबलाइज करता है? आपके पास ताकत बहुत है, लेकिन अगर पेन में ज्यादा ताकत है आपकी तलवार के मुकाबले। और पेन यहाँ क्या है? एजुकेशन। जी भाई। तो मतलब एक उम्मीद लगा सकते हैं कि अब इसका साइकिल पॉवर्टी से निकलने का सबसे बड़ा रास्ता तालीम है या एजुकेशन है, जिसको आज समाज देखना चाहिए या समाज को करना चाहिए। जैसे कि जिस भी गांव शहर में जो भी लगे, जैसे कि आप ही पढ़ करके जाइएगा अपने गांव में, तो कहीं ना कहीं आप फैलाएं, उस बच्चे को ट्रैप से निकालें। तो किसका फर्ज बन रहा है? हम ही लोग का तो फर्ज बन रहा है ना भाई। तो फर्ज तो हमारा ही है, क्योंकि देखिए वो बच्चे भी तो आज के सोसाइटी के हिस्से हैं। वो बच्चा जो है वो भी तो आज देश का एक हिस्सा है। तो हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को कंस्ट्रक्टिवली यूज करने के लिए अगर मिलेगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो युवा है वो अगर देश के लिए, अपने देश के कामों में अपना योगदान दे, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जी भाई, जी भाई। और भी जैसे बहुत सारी चीजें हैं गांव में चलती रहती है, मनरेगा है या फिर और भी बहुत तरह की चीजें हैं। गांव की अलग अलग ही इकोनॉमी है, एक अलग ही इकोसिस्टम है, उस पर तो नहीं जाना चाहूंगा मैं। तो मतलब अपने आप को मतलब कर सकते हैं, हाँ, लेकिन बशर्ते एक ही शर्त है, अगर वो एजुकेशन मिले उनको प्रॉपर राइट वे में, अगर सोसाइटी उनको अब और एक चीज और है कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती। जी भाई। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की भी गलती है जो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा। चाहिए उन्हें एक्सेप्ट करना, उनके भी तो बच्चे हैं, उनका भी तो परिवार है, उनके यहाँ भी तो बूढ़े माँ बाप है, उनका भी तो मुंह है, पेट है, उनके पेटों को भी तो भरना है। लेकिन सोसाइटी को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और मी एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी मैं चाहूंगा कि जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। अब कहीं कहीं मेरे लिए यही चीज मोटिवेशन बनी कि मैं बीए बीएड करूं, कि मैंने जब उनकी वास्तविकता स्थिति देखी, ग्राउंड स्थिति, तो मुझे एक चीज देख के बहुत बुरा लगा कि एक आदमी था और वो मर गया शराब पीते पीते, और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, एकदम छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी औरत थी, पूरा रो रही थी, कोई जमीन जगह नहीं है, वो लोग मजदूरी करते हैं। तो मतलब देख के अच्छा नहीं लगा। मतलब लगा कि जो डिफरेंशिएशन है क्लास का, कि एक ऊंचा है तो एक बहुत ऊंचा है, और एक जो सर्वहारा वर्ग है जो कि जिनके बारे में कोई पूछता नहीं है। मतलब ये चीज देख के उस दिन लगा कलेजा फटा जा रहा था मेरा। मतलब तो देख के अच्छा नहीं लगा। तो यही मुझे कहीं ना कहीं यही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अपने आप को रिफाइन कर सकूं, या फिर अपने आप को और अच्छा बना सकूं, ताकि मैं इन लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला कर सकूं। जी भाई, जी भाई। भाई आपका इकोनॉमिक से वास्ता रहा है, मैं भी इकोनॉमिक का स्टूडेंट रहा हूँ। तो ये इकोनॉमिक में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इतने दिन से पढ़ा। और इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि सोशल डेवलपमेंट में, ग्रोथ में नहीं, डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, जो इकोनॉमी हम लोग का कैसा ब्रेन खोला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भाई? इकोनॉमिक, जब आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ेंगे, काफी पढ़े हैं या फिर पढ़ते हैं, तो उसमें तो उसने जो बात की है, या फिर मार्क्सिज्म का जो टोटल है, मतलब एज ए जो मेन क्या कह सकते हैं बैकबोन, वो इकोनॉमिक्स ही है। तो मतलब इकोनॉमिक्स, अगर लोगों की आर्थिक स्थिति ही लोगों को वो विभाजित करती है कि कौन सर्वहारा वर्ग होगा, कौन बुर्जुआ क्लास में जाएगा, मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी के अनुसार। तो कहीं ना कहीं मैं इसको बहुत सही पाता हूं, क्योंकि आज का जो युग है उसमें मैं देख पा रहा हूं कि अब धीरे धीरे जो कास्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ये तो घट गया, लेकिन जो अभी जो नया है इकोनॉमिक्स, मतलब गरीब और असली जो है अभी का जो टाइम है, असली जो अब आने वाली पीढ़ियां जो है वो जो अपने आप को देखेंगी, तो उसमें जो डिफरेंशिएशन होगा गरीब और अमीर के बीच में, तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, ये तो सभी कहते हैं। तो मतलब तो इकोनॉमिक्स का तो बहुत बड़ा योगदान है ही। तो अगर एक उदाहरण देता हूँ आपको, अगर किसी के कोई जो पेरेंट्स है उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा या फिर एक अच्छा स्कूल अफोर्ड कर सके, तो इसमें किसकी गलती है? उस पेरेंट्स की या उस बच्चे की? पेरेंट्स की गलती है भाई, मुस्लिम भाई। नहीं,
गलती ना ही पेरेंट्स की, ना ही बच्चे की है, गलती है इस सिस्टम की, जिसने इस इकोनॉमी को मतलब कि उनके मतलब जो फैमिली लेवल पे जो मतलब कि जो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में नहीं दिया है। जी भाई। अगर गांव की सरकारी स्कूलों को आप देखेंगे, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि आज भी जो 80% 80 क्या 95% गांव के जो स्कूल है उसमें टीचर कुछ नहीं पढ़ाते। तो ये गलती किसकी है? सिस्टम की गलती है कि उन्होंने सब चीज किया है, लेकिन एक जो प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम का अभाव होने के कारण कि आज ऐसा है। बात रही हेल्थ की, अगर मैं आपको एक बात और पूछता हूँ कि इसमें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई बूढ़ा है जो बीमार है, जिसमें किसकी गलती है? उस बूढ़े आदमी जो बीमार है, जो लचर है, या फिर उसके या फिर उसकी कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो गलती यहाँ सिस्टम की है कि उन्होंने ऐसा सिस्टम नहीं मतलब एक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया है, जिनके कारण कि उनकी मतलब जो स्थिति डिटेरियोरेट हो रही है। तो इकोनॉमी जो है वो एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है कि लोगों का मतलब क्या होगा, कैसा मतलब, क्योंकि देखेंगे अगर एक बात बोलता हूँ, अगर अच्छी कौन सा पेरेंट्स होगा जो अपने बच्चे को नहीं चाहता होगा अच्छे स्कूल में भेजे, या फिर उसी अच्छे स्कूल का तात्पर्य है यहाँ कि उस स्कूल में भेजे जहाँ पढ़ाई होती हो। कौन पेरेंट्स होंगे जो ऐसा नहीं चाहते? या फिर लोग क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं? क्योंकि जो सरकारी तंत्र है या फिर जो सरकारी व्यवस्था है वो कुछ इस तरह से अपने आप को डेवलप किया गया है कि हमें ऐसा मानने के लिए बिलीव कर दिया गया है कि वहां पे कुछ नहीं होता। तो ये सब क्यों होता है कि वहाँ इकोनॉमिक्स का ही तो सारा खेल है भैया। अगर वहां पे प्रॉपर फंड्स नहीं है, फंड्स है तो लोग नहीं है, तो मतलब बहुत सारी चीजें, अब फंड्स है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई देखने सुनने के लिए नहीं है। अमीरों का तो हो जाता है, लास्ट में सिर्फ गरीब अपनी परेशानी के साथ बच जाते हैं और उनको कोई देखने सुनता नहीं है। जी भाई, आप जैसे कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बच्चे को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? जैसे कि अब बच्चे को इकोनॉमी पढ़ने की तरफ तात्पर्य करें कि वो पढ़े इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, विषय के बारे में। मतलब एक अच्छा खूबसूरत सब्जेक्ट लगा है मुझको पढ़ के, मैं भी अनजान था इस सब्जेक्ट विषय से। तो मैं आप किस तरह से अट्रैक्ट करना चाहेंगे बच्चे लोगों को, जो आने वाले जनरेशंस हैं? आने वाले जनरेशन के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एक क्लासिकल सब्जेक्ट है और मतलब कि बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। आप अपना डेली लाइफ को सॉल्व कर सकते हैं, डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब अब देखिए, अब बात यह है कि बच्चों की रुचि भी तो होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा है जिसे मतलब कि ये जो राजतंत्र है या फिर जो कैसे चल रहा है, या फिर मतलब अगर किसी को पैसे से रिलेटेड कारोबार या फिर जो कारोबार से रिलेटेड ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो मैं चाहूंगा कि वो सभी बच्चे इकोनॉमिक्स ले। और बात रही मोटिवेशन की, तो मैं एज ए सब्जेक्ट मतलब कि और सब विषय तो और भी है, लेकिन इकोनॉमिक्स पे सबसे ऊपर मानता हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री भी है तो मतलब वो सिर्फ पास्ट के बारे में बता रहा है। आप उससे पास्ट से लेके हिस्ट्री की यही एप्लीकेबिलिटी है कि आप उससे पास्ट से रिलेट करके प्रेजेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल अलग है। वो मतलब वो आप पढ़ के या फिर प्रेजेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको प्रेजेंट में ही सॉल्व कर रहे हैं। और मतलब यही एक सब्जेक्ट है पूरे आर्ट्स बैकग्राउंड में जो कि प्रैक्टिकेबल इन नेचर है। और ये भी है कि आप ये मतलब ज्यादा थोड़ा साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें आई थिंक साइंस से ज्यादा इसमें रिलेशन है आर्ट्स के मुकाबले इकोनॉमिक्स में। इसमें बहुत सारे चैप्टर भी आपको देखने के, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, या फिर मतलब बहुत इन सारी चीजों का प्रयोग होता है। स्टैट्स भी एक इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, जो कि एक्चुअली में साइंस ही है। जी भाई। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मतलब जो बच्चे मतलब चाहते हैं कि अपने देश के व्यवस्था को, या फिर जो अपने देश में जो अर्थशास्त्र है वो कैसे चल रहा है, या फिर देश की जो पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, मतलब और जो भी मतलब एक देश चलाने के लिए जो भी जरूरी है,
अब जो इकोनॉमिक्स है वो अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या फिर माइक्रो हो, कैसे चल रहा है, तो मतलब मैं चाहूंगा कि वो सभी इकोनॉमिक्स पढ़े और देश में अपना योगदान दे। जी भाई। भाई जैसे कि आपका भी कम नंबर आने के बावजूद भी, जैसे थर्ड सेमेस्टर मुझे याद है कि आपका बैकलॉग लिया था, उसके बाद भी आपने इकोनॉमी को बंधन से बांध के रखा, तो ये क्या मोटिवेशन रहा जो इस सब्जेक्ट की तरफ की, हार्ड होने के बावजूद हार्डशिप को कैसे चैलेंज किया भाई, बैकलॉग होने के बावजूद भी भाई आपने उसको आगे लेके पढ़ा, और ऑप्शन रहता फिफ्थ सेमेस्टर में चुनने का हम लोगों को, लेकिन आपने उसको चुना, इसके पीछे क्या मोटिवेशन रहा भाई आपका? मोटिवेशन ये है कि एक हेनरी फोर्ड की बहुत फेमस लाइन है, If you think you can, then you can. If you think you can't, then you are right. तो मुझे हमेशा से लगता है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगा। और मतलब टफ चॉइसेस ही तो रियलाइज कराते रहती हैं कि आप जिंदा हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ये जिंदा रहने का मतलब महसूस कराता है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स ये है कि मैं से और भी सब्जेक्ट के पहले ही बोला हूं मैं आपसे कि मतलब सारे सब्जेक्ट से ऊपर तरजीह इसे देता हूं मैं सभी विषयों पर। और क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिसेबल है, ज्यादा यूजेबल है, और ये तो हुआ मतलब एज ए सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। अब जॉब पर्सपेक्टिव से भी आप देखिएगा मतलब ये ज्यादा, क्योंकि आप देखिएगा कि इस साल 2021 से गेट की परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स को भी लिया गया है। तो मतलब ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस तो ये भी है। जी भाई। और फेल का क्या है, जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप उठेंगे कैसे? जी भाई। तो इसलिए उठने के लिए गिरना भी जरूरी है, हाँ, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। जी भाई। जी भाई, जी भाई, बड़ा अच्छा लगा भाई ये सब गुफ्तगू करने के बाद। आप टीचर का क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं दोस्त, जबकि टीचर ने हम लोगों को कैसा, इकोनॉमी के टीचर या हमारे डिपार्टमेंट के टीचर जो आज हम लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग का ब्रेन खोल रहे हैं, दिमाग खोल रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं हम लोग के माइंड को, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे भाई इस यूएसबी के टीचर्स को जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के टीचर्स को? देखिए मतलब टीचर्स का मैंने ऐसा देखा है कि मतलब टीचर्स, हमारे जो यहाँ टीचर हैं बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब कोई परेशानी से मतलब कोई परेशानी हो तो उनसे मतलब खुल के बात कर सकते हैं। कभी ऐसा मतलब लगा नहीं कि मतलब चुपचाप रह जाए या फिर मतलब ऐसे कभी महसूस ही नहीं होने दिया उन्होंने। मतलब और जो पढ़ाई का जो तरीका है, जो सलीका है, मतलब वो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता नहीं कि बिहार के और भी किसी विश्वविद्यालय में इतनी अच्छी पढ़ाई होती होगी जितना कि हमारे यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार में होती है। कहीं न कहीं मतलब सारा श्रेय तो जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो टीचर को कह ले उनको ही जाता है कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से एक घंटे की क्लास में और वो उन चार दीवारों के बीच उन्होंने हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे दिया। तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है? मतलब हम लोगों का दिमाग खोला भाई, हम लोग का दिमाग खोला भाई, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। हाँ, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि एक चार दीवारी में बंद होने के बावजूद उन्होंने इतने बेहतर तरीके से उस चीज को हमारे सामने रखा, रिलेट करके बताया। अब इससे बढ़िया किसी शिक्षक को की क्या आप परिकल्पना कर सकते हैं? जी भाई। तो वही बात है, तो क्योंकि जो बच्चा होता है वो नादान होता है, वो ज्ञान का भूखा होता है, या फिर तो अगर आप देखेंगे कि जो हमारे जो विश्वविद्यालय और भी जैसे विश्वविद्यालय भागलपुर में भी एक है और सभी जगह है, तो जो वहाँ की जो शिक्षा तंत्र है या फिर जो शिक्षा पद्धति है जो इतनी नीचे चली गई है, धाराशायी हो गई है, क्या रीजन रहा होगा? रीजन है टीचर। और हमारे यहाँ जो मतलब एक जो ऐसी एक चीज है जो रोज क्लास जाने पे मोटिवेट करती है, वो भी क्या है? टीचर। तो मुझे आज भी याद है कि मैं हिस्ट्री इसलिए लिया हूँ एज ए सब्जेक्ट की उनके जो शिक्षक है नीरज सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैं बस बता नहीं सकता। जी जी।
मैं उनके बोलने के तरीके या फिर सलीके से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, या फिर जो उनका जो ज्ञान का भंडार है, मैं उनके भी मतलब बता नहीं सकता हूँ मतलब कितने ज्ञानी है वो। मतलब मैं चाहता हूँ कि सभी शिक्षक उनकी तरह हों, लेकिन ऐसे मुझे किसी में से कोई परेशानी है, लेकिन वो मेरे फेवरेट है। जी 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 भाई, जी भाई, मतलब जो 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 हम लोग पहले सेमेस्टर से अभी तक पढ़ा रहे, लगातार 3 साल से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग नीरज सर से, लेकिन जो लगता है उनसे पढ़ने में इतिहास तो और कहीं नहीं लगता है। ऐसा हम मेरा भी मानना है, मैं इतिहास को अपना फेवरेट विषय मानता हूँ बचपन से ही, लेकिन जो खोला है उन्होंने दिमाग, जो जो उनका योगदान है, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। ऐसे मतलब कि ऐसा मतलब दिखाया जाता है या फिर बताया जाता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, ये है वो है, लेकिन नीरज सर के क्लास में कभी ऐसा लगा नहीं कि हिस्ट्री इतना बोरिंग है। उन्होंने चीजों को इतनी अच्छे तरीके से रखा, या फिर जो उनका जो एक एनर्जेटिक वे में जो बोलते हैं, वो वॉइस का मॉड्यूलेशन कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी, मतलब क्या ही कहने उनके। एहसास दिला देता है कि प्रेजेंट में जी रहे हैं, पास्ट का चीज को प्रेजेंट में जी रहे हैं, एहसास दिलाते हैं। हाँ जी भाई, लेकिन टीचर एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, पिलर्स है जो हम लोगों को खड़ा करता है या सोसाइटी को खड़ा करता है, जो जो जिनकी कदर हम लोगों को, दुआ जो निकलती है ना दिल से, दिल से निकलती है, जो आज पढ़ा पा रहे हैं लोग को, आज जैसे कि घर पे बैठे हुए तो पढ़ा रहे, उन्हीं का देन है जो 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 हो पा रहा है, जो टीचर का हो पा रहा है। हाँ। अरे सीरियस, जी जी, क्योंकि हम जी हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हेलो शुभम, हेलो, हाँ हेलो, हाँ शुभम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, ठीक है चलो बोलो। आवाज आ रही है मेरी? एडिटिंग कर देंगे जी, एडिटिंग कर देंगे, बोलो ना। तो जो हमारी जो शिक्षा का जो तंत्र है, जो ऐसी कोई चीज रही होगी जो हमें रोज मोटिवेट करती है कि रोज क्लास करे या फिर रोज जी जी उस क्लास का हिस्सा बने, तो वो चीज क्या है? टीचर। जी जी, हेलो, आपकी आवाज कट गई है। हाँ आ रही है। हाँ बोलो। तो टीचर एक बुनियादी स्ट्रक्चर बनाते हैं या बुनियादी मतलब बुनियाद खड़ा करते हैं, और जो हम लोगों को समाज में एक अच्छा समाज देने के लिए, जो आज कुछ सीख पाया हूँ उन्हीं से सीखा, उन्हीं का जो पढ़ाया हुआ असर, नीरज सर, अबोध सर, ये सब जो पढ़ा रहे हैं, और जो निपेंद्र वीर सर हमें याद है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, एक सलाहियत थी जो जो उनके सलाहियत में आज हम लोगों के पास जो है, उन्हीं की देन है जो आज कुछ कर पा रहा हूँ, मतलब कि कुछ भी आज समाज में कुछ दे पा रहा हूँ, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, घर में ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ अभी, तो दे पा रहा हूँ उन्हीं के देन की वजह से। हाँ बहुत सही फ्रेंड, बहुत सही। मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ, आवाज कट रही है आपकी। हेलो, आ रहा है फ्रेंड? आवाज आ रहा है, बोलो ना। हाँ तो एडिट कर देना। तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार को मैं एक शिक्षण संस्थान से ज्यादा एक एक्सपीरियंस कहूंगा। फॉर मी इट वाज ए एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे फेजों से गुजरा। मतलब ये यहाँ का मतलब जो टीचिंग ही एक ऐसा चीज है, मतलब कि जो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप को, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, कि परिकल्पना नहीं की थी कि मुझे रोज क्लास भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले जब पूर्णिया में रहा करता था, वो भी एक सरकारी कॉलेज था, पर वहां पे टीचर ही नहीं थे। सारी व्यवस्था थी, बच्चे भी आते थे, बेंच था, सारी चीजें थी, लैब था, लेकिन शिक्षक नहीं थे। तो ये शिक्षक ही कारण था कि मैंने पूर्णिया को छोड़ दिया। मुझे लगा कि ऐसी शिक्षा लेके मैं क्या करूंगा जहाँ पे बिना शिक्षा की परिकल्पना मैं कैसे कर सकता हूँ। और फिर जब मैं यहाँ गया आया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो सिचुएशन था वो पूर्णिया के जस्ट उलट था। सारे टीचर एकदम यंग, ज्ञानी, अपनी बातों को रखने में प्रखर। तो मुझे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब मतलब मुझे खासियत लगती है। मतलब और बात बाकी अब जो भी हो, लेकिन ये मेरे लिए ये सब भी बातें
मुझे जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी लगी। जी भाई, जी भाई, आज भी देख पा रहा हूँ, मतलब जो निखरा है, जो उभरा है, जो वो शुभम को याद कीजिए, जो आया था बैग लेकर के, हावड़ा गया उतर के, और अभी का शुभम कितना बदलाव है, ये अभी का सदैन कितना बदलाव है। सदैन तो वही है, पर शुभम जरूर बदल गया है। अरे भाई, आप भी भाई बड़ा बड़कपन है आपका भाई। मैं मतलब जी बोलिए। क्योंकि मैं जब आया था, मतलब बहुत ही मतलब बच्चा, या फिर जिसे कह सकते हैं, मतलब घर से जस्ट अभी बाहर निकला हुआ एक, जो क्लास 12 के बाद जो बच्चा होता है, आप उससे एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं, नादान। जी भाई, जी भाई। तो मतलब जी भाई, जो एक मतलब निकला था, चले थे, सोचे नहीं थे मतलब कि क्या क्या करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें की, मतलब बहुत सारी सीख मिली मुझे, कि जो कि मुझे मतलब आप इसको बदलाव नहीं कर सकते, आप इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। कि जो मैंने अपने आप में देखा कि मी एज ए कुमार शुभम वर्सेस एज ए कुमार शुभम, क्योंकि दोनों मतलब जो पहले वाला शुभम था और जो अब वाला शुभम है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मतलब जी भाई, पहले वाला शुभम को अगर कुछ भी बोल दीजिए, वो विश्वास करने के लिए तैयार है। जी भाई, जी भाई। वो उसके मतलब जो ग्राउंड पे है वो रियलिटी नहीं देखेगा। लेकिन अब मतलब अब थोड़ा डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, मतलब अब वो शुभम नहीं रहा। हाँ, मतलब ये एक इस चीज को मतलब पॉजिटिव वे में आप लीजिए, मतलब कि डेवलप हुए, इवॉल्व हुए हम लोग। जी भाई, जी कि और तुमने भी इसे महसूस किया अवसर कि मतलब कि कैसे तुम भी मतलब तुम्हारे अंदर भी वो बचपना रही होगी, क्योंकि तुम भी तो बच्चे थे जब घर से आए थे, तो तुमने भी उस चीज को पॉजिटिवली इवॉल्व किया। और बात रही बदलाव, एक ही चीज है जो बदलाव नहीं आया है, वो चीज है कोई, तो वो है तुम्हारा और मेरा रिश्ता। रिश्ता कायम है भाई, रिश्ता कायम होना चाहिए, ये तो भी रिश्ता कायम है भाई। हाँ, लोग आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, बहुत सारी चीजें हुई। कुछ चीजों को डीप में जाया जाए, हाँ, लेकिन ये चीज जरूरी है, रिश्ता कायम रहना चाहिए। तो ये जी भाई, रिश्ता तो हक से बोल सकता हूँ, रिश्ता होना चाहिए भाई। हाँ, तो ये रिश्ता मैं तुम्हारे साथ, मैं अपने आप को फ्यूचर आने वाले 10 साल 20 साल, या फिर जहां तक मैं फ्यूचर देख पा रहा हूँ, या फिर मैं जब तक जिंदा हूँ, तो मैं इस रिश्ते को देख पा रहा हूँ। नए नए लोग जो आते हैं तो मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं, कहीं कभी देखते हैं भाई कि मतलब कि उसको लगता है कि ये प्यार मोहब्बत खो जाए, तो एक टाइम पीरियड भी ऐसा होता है ना भाई कि प्यार की तरफ जाते हैं, अट्रैक्टिव की तरफ जाते हैं, तो हम लोग के साथ भी हुआ भाई। तो इस तरह के आप अपने इंस्टाग्राम आईडी पे लिखते हैं सेल्फ लव, तो आपको क्या लगता है कि सेल्फ लव होना इम्पोर्टेंट है भाई? देखिए, बात ऐसी है कि दूसरों से प्यार करते करते खुद से प्यार हो गया, क्योंकि लास्ट में मतलब सबको जब प्यार करके देखा, तो एट द लास्ट मैंने अपने खुद के पास खुद को ही पाया। जी भाई, जी। तो मतलब कहीं न कहीं ये भी बात थी, अब मतलब दिल टूटा, मतलब कुमार सुगम सिर्फ एक लड़का नहीं, मतलब हार्ट ब्रोकन, बैकलॉग लग गया। जी भाई, बैकलॉग लग गया, और मतलब बहुत सारी परेशानियां, घर की परेशानी, ये वो 9-17, मतलब हाँ, अब यही है कि लड़का है, रो नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, लेकिन वो कहीं न कहीं वो चीज जो वो दिख जाता है, या फिर कहीं न कहीं उसे मतलब उसके असर को आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट में भी दिखता है वो चीज असर। मतलब अब मैं इस चीज को पॉजिटिवली लेता हूँ, मेरे साथ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मुझे मतलब कहीं न कहीं जो ये एक इवोल्यूशन जो हुआ एज ए चाइल्ड टू बॉय, या फिर बॉय टू मैन में कह लीजिए, वो इसका ही देन है। मतलब मैं एक काम मैं चाहूंगा कि ये दौर से आज सभी लोग गुजरे, ताकि वो जो अपने जो माहौल। जी भाई, हेलो हेलो, जी भाई, हेलो शुभम। अनामिका से बात करके अच्छा लगा।
बेटी हमारे लिए रहमत है ना कि बोझ। इन चंद अशार कमला बसीन के साथ मैं गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। हवाओं से बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें बहने में मज़ा आता है। उन्हें मंजूर नहीं है बेवजह रुकना। परिंदों से बन रही हैं लड़कियाँ, उन्हें उड़ने में मज़ा आता है। शब्बा खैर, आदाब। मेरा नाम है शादैन हयात और आप सुन रहे हैं सफ़र हयात ऑन स्पॉटिफाइड एंड यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हयात। ये तुमसे कह दिया किसने कि तुम बिन रह नहीं सकते। ये दुख हम सह नहीं सकते, चलो हम मान लेते हैं कि तुम बिन हम बहुत रोए, कई रातों का ना सोए। मगर अफसोस है जाना कि अब के तुम जो लौटोगे हमें तब्दील पाओगे। बहुत मायूस होगे तुम अगर तुम पूछना चाहो कि ऐसा क्यों किया हमने, तो सुन लो गौर से जाना, पुरानी एक रिवायत तंग आकर तोड़ दी हमने। ज़िंदगी बहुत सी अजीब बातों का एक मजमून है। अजीब बातें, इत्तफ़ाक़ात, मौज़े बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आती। अगर इसको एक जुमले में डिफ़ाइन करना हो तो क्या होगा? ज़िंदगी गुलजार है, जैसे मैं इसे कहता हूँ। वाकई ज़िंदगी गुलजार है। मैं ये शेर के साथ आगाज़ कर रहा हूँ असद भोपाली साहब के कि हालात ने किससे जुदा कर दिया मुझे, हालात ने किसी से जुदा कर दिया मुझे। अब ज़िंदगी से ज़िंदगी मरहूम हो गई, अब ज़िंदगी से ज़िंदगी मरहूम हो गई। वाकई ज़िंदगी गुलजार है। ज़िंदगी तो बाग की तरह है जहाँ नए फूल उगते हैं, बसंत में नए फूल उगते हैं। मुझे आज भी याद है वो होली के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था होली के रंग, और घर जाने की एक खुशी सी थी। इसे मालूम ना था कि ये घर जाने के बाद ये आखिरी सफ़र होगा, इसके बाद अब मैं लौटूंगा। आज होली आ रहा है तो एक आँख में एक नमी सी है, कहीं ना कहीं वो याद मेरी आँखों में समाया हुआ है। वो चीज़ जो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया कहीं ना कहीं टूट गया है, एक थम सा गया है। मेरे दिल आज भी रोता है कहीं ना कहीं वो यादों के सहारे। आज मैं खिड़कियों के किनारे याद करता हूँ अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल, वो होलियों के रंग। तो होली को आज देख रहा हूँ तो बड़ा मायूस होता हूँ। और मैं ये शेर के साथ राहत इंदौरी साहब के शेर के साथ मैं ये आगे गुफ्तगू को आगे ले जा रहा हूँ, जिससे आप रिलेट कर पाइएगा कि मेरी आज की टॉपिक क्या है और आज किस पे गुफ्तगू होगी। ज़िंदगी को ज़ख्म की इजाज़त से मत महरूम कर, ज़िंदगी को ज़ख्म की इजाज़त से मत महरूम कर, रास्ते के पत्थरों से खैरियत मालूम कर, रास्तों के पत्थरों से खैरियत मालूम कर। अब रास्तों के पत्थरों से खैरियत पूछता हूँ। वो जगह जहाँ मैं फिर से गया तो वहाँ लोग नए नए थे, नए चेहरे उग रहे थे। मुझे खुशी हुई देखकर, पर दिल में कहीं एक उदासी थी। उन्हें अपने लोग नहीं मिल पाए, और अपने लोग का होना उस जगह पे कहीं ना कहीं शहर में एक मुस्कुराहट ला देता है, या फूल में एक पानी की तरह वो खुशबू ला देता है। या ऐसा सोचिए आप कि ज़िंदगी में वो लोग, अगर शहर में आप अनजान हैं और आप अपने लोग से मिल जाएं तो कितनी खुशनसीबी होती है। आज इसी पे बात होगी। आज जो हम लोगों के साथ बीता कि एक अरसा के बाद बीता, जो हम लोग तालीम से महरूम हो गए, ये ऑनलाइन एजुकेशंस के कॉन्सेप्ट आने लगे, तो कहीं ना कहीं जो मोहब्बत, जो लज़्ज़त, जो प्यार वो माहौल में मिलती थी वो कहीं ना कहीं दफन हो गई है। इसी एहसास के साथ मैं आगाज़ कर रहा हूँ ये सफ़र हयात ऑन स्पॉटिफाइड, जियो सावन, ब्रेकर्स, रेडियो FM, पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पे।
आप जुड़िए और जानिए किस तरह से एहसास कंसरीन का शिकार हुए हम लोग। कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक लज़्ज़त है। मेरा नाम है शादैन और आप सुन रहे हैं सफ़रे हयात। और इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ लोग जो मेरे दिल के करीब है। तो आज इसी पे बात होगी किस तरह से ये हमारे ज़िंदगी में ये ऑनलाइन एजुकेशंस इफ़ेक्ट किया। कुछ अच्छी चीज़ भी सीखने को मिली और कुछ बुरी चीज़ भी सीखने को मिली। और वो एहसास जो हमारे साथ हुई, एहसास को बयां करना चाहता हूँ। और इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे दो शख्स जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ इस सफ़र में। और इसका आगाज़ गुफ्तगू को बयां करता हूँ और गुफ्तगू को आगे ले जाता हूँ। आज जो शख्स हैं, एक तो पहला मेरा रूम पार्टनर है राहुल, जिसके साथ मैंने खूबसूरत पल बिताए वो रूम नंबर 46 में। इससे पहले आपने गुफ्तगू किया था शुभम से, वो भी मेरा रूम पार्टनर रहा है। तो राहुल के साथ भी एक अच्छा लगाव है, एक दिल का लगाव है, एक चार दीवारी वाला लगाव है। और दूसरी वो शख्स है वो कृतिका है, जिससे वो लगाव है मुझे आज भी याद है। वो सुबह के साथ वो दहलीज़ पर मैं शेर को सुनाया करता था। उनसे साथ गुफ्तगू करके अच्छा लगता है और पॉजिटिव फीलिंग लगती हैं। और मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं उन्हें बुला रहा हूँ और उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से वो ऑनलाइन एजुकेशंस का इफ़ेक्ट किया उनके ज़िंदगी में, या कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली या कुछ बुरी चीज़ें सीखने को मिली। और कहीं ना कहीं वो मायूसी थी कि ज़िंदगी में कि नहीं, कि एक अरसा जो हो गया है हमसे मिले हुए, आज आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से देखे भी नहीं हैं। एक साल हो गई है, एक अरसा हो गई है, बीच में इम्तहान के दिनों में तो गए, तो इम्तहान में वो सीरियसनेस था तो उसमें मिल नहीं पाए, और जो नॉर्मल से इन्वायरमेंट में होती है। तो इसी के साथ मैं ये दावत आगाज़ दे रहा हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उन्हें बुला रहा हूँ और उन्होंने अपनी कीमती से वक्त निकाली हमारे लिए। तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। तो मैं अब बुला रहा हूँ राहुल को और कृतिका सिंह को। ज़िंदगी बहुत सी अजीब बातों का एक मजमुआ है। अजीब बातें, इत्तफ़ाक़ात, मौज से बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आती। अगर इसको एक जुमले में डिफ़ाइन करना हो तो क्या होगा? जैसे मैं इसे एक डिफ़ाइन करता हूँ, ज़िंदगी गुलजार है। मेरा नाम है शादैन और आप सुन रहे हैं सफ़रे हयात। इस गुफ्तगू का सिलसिला मैं इस शेर के साथ आगाज़ कर रहा हूँ जो असद भोपाली साहब की है और जिनको पढ़ना बहुत मुश्किल है, बस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हालात ने किसी से जुदा कर दिया मुझे, अब ज़िंदगी से ज़िंदगी महरूम हो गई। ये शेर मेरी गुफ्तगू को बहुत खूबसूरती से बयां करता है और मैं इसे बयां करना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं रेखता पढ़ रहा था क्रोम पे और ये शेर पे नज़र पड़ी, तो ये गुफ्तगू के बारे में ज़िक्र करने के बारे में ये खूबसूरती से बयां करता है कि किस तरह हालात ने हमारे साथ हमसे महरूम कर दिया, हमारी खुशी को महरूम कर दिया और हालात ने हम सबको दूर कर दिया। जो बाग जिसमें गुलजार थी, जिसमें तरह तरह के फूल खिल रहे थे, वो फूल कट के गिर गए, किसी तूफ़ान ने उसे तोड़ दिया। आज उसी पे बात होगी, आज उस बाग की बात होगी जिस बाग आज बेजार है। राहत इंदौरी साहब के ये शेर मेरी इस गुफ्तगू को और ख़ूबसूरत बनाता है, या गुफ्तगू को बहुत बेहतरीन से डिज़ाइन करता है। राहत इंदौरी साहब बहुत बड़े लेजेंडरी शायर, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे और मेरे इंस्पिरेशनल हैं।
तो वो कहते हैं, जो मेरे गुफ्तगू को बयां करने के लिए या गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए या खूबसूरती से उन्होंने अल्फाज कही, मैं उसे दोहरा रहा हूँ। ज़िंदगी को ज़ख्म की लज़्ज़त से मत महरूम कर, रास्तों के पत्थरों से खैरियत मालूम कर। वाकई राहत नूरी साहब के अल्फाज ने मेरे गुफ्तगू को और जान डाल दी। उन्होंने कहा कि रास्तों के पत्थरों से खैरियत मालूम कर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पत्थरों को याद किया जाए। जो याद कहीं ना कहीं दफन हो गई है, उसे जिंदा किया जाए। इस सफ़र में जो शख्स हमारे साथ हैं, पहले तो मेरा रूम पार्टनर है, जो इसके साथ एक ज़िंदगी के खूबसूरत पल बिताया उस गुलजार बाग में। वो टीम परामर्श का सदस्य है और जनमन विवेचन में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, और अपने बिज़ी शेड्यूल से वो मेरे लिए टाइम निकालें, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और दूसरी वो शख्स हैं कृतिका, जिनके साथ मेरा भी एक खूबसूरत सा रिश्ता रहा है, और मेरा ख़्याल है कि वो गुलजार बाग में एक खूबसूरत सी फूल है, जो ना सिर्फ तालीम में बल्कि अदर फील्ड में भी अच्छा कर रही हैं। अभी हाल ही फ़िलहाल उन्होंने नेशनल एनसीसी में पार्टिसिपेट लिया, और उनकी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ वक्त निकाला हमारे लिए, और उनकी पॉजिटिविटी मुझे हमेशा अच्छी लगती है। और इसी गुफ्तगू के साथ मैं इन दोनों को बुला रहा हूँ ताकि कुछ गुलजार की यादें ताज़ा की जाए, जो कहीं ना कहीं दफन हो गई है, थम सी गई है, जिसे देखकर मुझे याद करके मुझे आँख में आंसू आते हैं। और मुझे आज भी याद है वो होली के दिन, जब अपने दोस्तों के साथ मैं खेल रहा था। होली के रंग, घर जाने की खुशी थी, पर दिल में कहीं ये सोचा ना था कि घर जाने के बाद फिर मैं वापस नहीं आऊँगा, एक अरसा लग जाएगा इनसे मिलने। तो ये अल्फाज, ये यादें जिन्हें समेट गए मैं घर जा रहा था एक मुस्कान के साथ, कहीं ना कहीं कुछ वक्त के बाद एक मायूसी में बदल गई। बस इसी मायूसी को याद करता हूँ। आज होली आ रहा है तो मेरी आँख कहीं ना कहीं नम हो जाती है उन यादों को याद करके। इसी गुफ्तगू से हम जानेंगे राहुल और कृतिका के भाव।